विद्यार्थी सम्मित और असम्मित के विषय में जब महाविद्यालयों छात्रों की को एवं जानकारी दी विश्वविद्यालयों में जाती पढ़ने है जाते तो वो हैं, असहज महसूस जब उनको करते इस हैं। विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है तो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और प्रोफेसर अग्रवाल से मैंने जो कुछ सीखा था कि सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने के पहले उसको सहज बनाइए। सहज बनाने के साथ जैसे जैसे उसका स्तर ऊपर होता जाए उसको ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा और फिर अत्यधिक ज्ञान दीजिए। लेकिन जिस स्तर का है उससे ज़्यादा ज्ञान उस समय तक हो जाना चाहिए जब उस क्लास को पास कर रहा है, वहाँ से पास करके निकल रहा है, और जब आ रहा है तो इस स्तर से शुरू करिए कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। ये आज का जो कि हम सम्मित की कुछ बात कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है आखिर सम्मिति है क्या। दूसरा उठता है कहाँ पाई जाती है। तीसरा कहाँ उठता है सुंदरता से कैसे संबंधित है। अप्रियता या सक्रियता से कैसे संबंधित है। अस्थाई या अस्थाई होने से कैसे संबंधित है। तो जहाँ तक सम्मिति की बात है हम बहुत साफ साफ शब्दों में, बहुत क्रूर वर्डों में कह सकते हैं। सम्मिति किसी भी वस्तु को अगर देखें तो उसमें उसके कुछ अंग होते हैं, उनका परिमाण क्या है और उनकी दिशा क्या है, किस तरह से उसके भाग हैं, इनके बारे में कुछ बात करें। परिणाम और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की बातें करते हैं। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि इनके उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि जंतु हमारे पास, हमारे धरातल पर हाथी जैसे विशाल जानवर भी, हमारे जैसे सामान्य रोग भी हैं, कीड़ों मकोड़ों जैसे अति सूक्ष्म जंतु भी हैं, और ढेर सारे वन्य जीव, समुद्री जीव आदि आदि। तो पहले मैंने जो कुछ उदाहरण लिख रखे हैं तो जंतु जगत में रख रखे हैं। हमने लिखा हुआ हम स्वयं, बाघ, तारा मछली, घोंघा, गलगोला। आप सब जानते हैं यहाँ पे दूसरे भारत में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगा रखी है। इनकी छाया में काम करते हुए हमेशा इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जिस उद्देश्य से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, कि हमको हर क्षण याद दिलाते हैं। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, अगर हम देखें हमारे शरीर के कुछ तो बाहरी अंग, कुछ आंतरिक, और देखा जाए ठीक से जो भी अंग पेयर्स में, जोड़े में है, उनका तो विन्यास इस तरह से होता है जैसे हमारे दो हाथ, दो पैर, हमारे दो नसूढ़े हैं, नाक एक ही है, सेंट्री, आंखें दो हैं, दाएं और बाईं तरफ दो कान हैं, दो तरफ मुंह एक ही है, चिन्ह एक ही है। इसी तरह से आंतरिक अंग होते हैं, उनका भी शरीर के अंदर विन्यास इस तरह से है, एक सम्मिति बनी है। इसी तरह हमने यहाँ एक बाघ की फोटो लगाई। इसको लगाने का हमारा पर्पज कि हमने रीवा में लगभग 13.5 साल काम किया है, और व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ सबसे पहले उसमें जंगल में रीवा में ही पाया गया। जो वहाँ के गोविंदगढ़ है उसके पास ही जंगल है, उसमें पाया गया। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ कम से कम एक बाघ की फोटो लेता हूँ। इस बाघ को देखिए, उसके 4 पैर, 2 आगे 2 पीछे, पूंछ एक ही है, आंखें 2 हैं, नसलें 2 हैं,
कान दो है। इनका भी अगर हम देखें कि किस तरह से विन्यासित है तो निश्चित रूप से एक आभास दिलाता है एक उचित सममिति नेचर में बना रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तारा मछली की बात करते हैं, समुद्री जीव है, वहाँ भी देखिए उसके 5 हाथ दिखाई दे रहे हैं। उनका भी विन्यास इस तरह से है कि वो कम से कम एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायित्व। एक दूसरा हमने दिखाया है घोड़ा, जो हमारे तालाबों में पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है और जगह पानी में पाया जाता है, जलीय जंतु में। इसका भी अगर देखें तो जो इसका जो सेल है उसमें भी एक सिमेट्री है, ऐसे नहीं है। और आप देखेंगे तो लगभग 92% भोगों में इनकी ज्योमेट्री दाएं से बाएं का मतलब ये अरेंज है, जिससे दाएं से बाएं तरफ और 2% बाएं से दाएं। इसी तरह से अगर हम एक कनखजूरे को देखें, जिसको सेंटीपीड कहते हैं, उसमें उसके ट्रंक से लगे हुए दोनों तरफ उसके भुजाएं, जिनके के बल पे वो चलता है, 2 आंखें हैं। उसका भी ओवरऑल संरचना देखी जाए तो बहुत ही सममिति उसमें निहित है। आगे की बात करें अगर, हमने कुछ पादप जगत से उदाहरण रख रखे हैं और इसमें आप हम लोग को यहाँ अगर इस विज्ञान परिषद के प्रांगण में घूम के देखें तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पौधे में 3-4 चीज़ें आपको उसकी वो छोटी छोटी टहनियाँ जो पत्तियों को धारण करती हैं, उसके पत्तियों का किस तरह का विन्यास है। और एक पत्ती को अगर उठाएं तो देखेंगे कि उसमें जो सिरा विन्यास है वो भी एक टिपिकल, मतलब एक क्या कहा जाए, बहुत सम्मित बनाए हुए हैं। इसी तरह से ढेर सारे पौधों में देखिए अगर पत्तियों का जो विन्यास है इस तरह से हो सकता है, एक दाएं एक बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी के संपर्क में आए और भोजन का निर्माण। इसी तरह से नीचे कुछ पत्तियां दिखाई गई हैं, यहाँ दिखाने का मुख्य उद्देश्य है उनमें शिलान्यास किस तरह का है। और अन्य पत्तियां वहाँ दिखाई गई हैं, उसका भी कुछ उद्देश्य यह है कि उनकी जो लीफलेट्स कहते हैं, हिंदी उसकी हमको नहीं ध्यान में है कि हम सम्मित की कुछ बात कर सकते। पहला प्रश्न ये उठता है आखिर सम्मिति है क्या। दूसरा उठता है कहाँ पाई जाती है। तीसरा कहाँ उठता है सुंदरता से कैसे संबंधित है, अक्रियता या सक्रियता से कैसे संबंधित है, अस्थायी या अस्थायी होने से कैसे संबंधित है। तो जहाँ तक सम्मिति की बात है, हम बहुत साफ शब्दों में, बहुत क्रूड वर्डों में कह सकते हैं सम्मिति किसी भी वस्तु को अगर देखें तो उसमें उसके कुछ अंग होते हैं, उनका परिमाण क्या है और उनकी दिशा क्या है, किस तरह से उसके भाग हैं, इनके बारे में कुछ बात करें। परिणाम और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की बातें करते हैं। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि इनके उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि जंतु हमारे पास, हमारे धरातल पर हाथी जैसे विशाल जानवर भी, हमारे जैसे सामान्य रोग भी हैं,
कीड़ों मकोड़ों जैसे अति सूक्ष्म जंतु भी हैं और ढेर सारे वन्य जीव, समुद्री जीव आदि आदि। तो पहले मैंने जो कुछ उदाहरण लिख रखे हैं तो जंतु जगत में रख रखे हैं। हमने लिखा हुआ हम स्वयं, बाघ, तारा मछली, घोंघा, गणपति। आप सब जानते हैं यहाँ पे दूसरे भारत में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगा रखी है। इनकी छाया में हम लोग काम करते हैं। काम करते हुए हमेशा इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जिस उद्देश्य से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, कि हमको हर क्षण याद दिलाते हैं। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, अगर हम देखें हमारे शरीर के कुछ तो बाहरी अंग, कुछ आंतरिक, और देखा जाए ठीक से जो भी अंग पेयर्स में जोड़े में है, उनका तो विन्यास उस तरह से होता है जैसे हमारे दो हाथ, दो पैर, हमारे दो नसूड़े हैं, मार्ग एक ही है, सेंट्री, आंखें दो हैं, दाएं और बाईं तरफ दो कान हैं, दो तरफ मुंह एक ही है, चिन्ह एक ही है। इसी तरह से आंतरिक अंगों होते हैं, उनका भी शरीर के अंदर विन्यास इस तरह से है, एक सममिति बनी है। इसी तरह से हमने यहाँ एक बाघ की फोटो लगाया। इसको लगाने का हमारा पर्पज कि मैंने रीवा में लगभग 13.5 साल काम किया है, और व्हाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ सबसे पहले कुसमी जंगल में रीवा में ही पाया गया। जो वहाँ के गोविंदगढ़ है उसके पास ही जंगल है, उसमें पाया गया। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ कम से कम एक बाघ की फोटो लेता हूँ। इस बाघ को देखिए, उसके 4 पैर, 2 आगे 2 पीछे, पूंछ एक ही है, आंखें 2 हैं, नथुने 2 हैं, कान 2 हैं। इनका भी अगर हम देखें कि किस तरह से विन्यासित है, तो निश्चित रूप से एक आभास दिलाता है, एक उचित सम्मिति नेचर में बना रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तारा मछली की बात करते हैं, समुद्री जीव है, वहाँ भी हम देखिए उसके 5 हाथ दिखाई दे रहे हैं। उनका भी विन्यास इस तरह से है कि वो कम से कम एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिल, ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायित्व। एक दूसरा हमने दिखाया घोंघा, जो हमारे तालाबों में पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है, और जगह पानी में पाया जाता है, जलीय जंतु के लिए। इसका भी अगर देखें तो जो इसका जो सेल है, इसमें भी एक सिमेट्री है, ऐसे नहीं है। और आप देखेंगे तो लगभग 92% घोंघों में इनकी ज्योमेट्री दाएं से बाएं का मतलब ये अरेंज है, जैसे दाएं से बाएं तरफ और 2% बाएं से दाएं तरफ। इसी तरह से अगर हम एक कनखजूरे को देखें, जिसको सेंटीपीड कहते हैं, उसमें उसके ट्रंक से लगे हुए दोनों तरफ उसके भुजाएं, जिनके के बल पे वो चलता है, 2 आंखें हैं। उसका भी ओवरऑल संरचना देखी जाए तो बहुत ही सम्मिति उसमें निहित है। आगे की बात करें अगर, हमने कुछ पादप जगत से उदाहरण रख रखे हैं, और इसमें आप हम लोग तो यहाँ अगर इस विज्ञान परिषद के प्रांगण में घूम के देखें तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पौधे में 3-4 चीज़ें आपको उसकी वो छोटी छोटी टहनियाँ जो पत्तियों को धारण करती हैं, उस पर पत्तियों का किस तरह का विन्यास है। और एक पत्ती को अगर उठाएं तो देखेंगे कि उसमें जो सिरा विन्यास है
वो भी एक टिपिकल, मतलब एक क्या कहा जाए, बहुत सम्मित बनाए हुए हैं। इसी तरह से ढेर सारे पौधों में देखिए, अगर पत्तियों का जो विन्यास है इस तरह से हो सकता है, एक दाएं एक बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी के संपर्क में आए और भोजन का निर्माण। इसी तरह से पीछे कुछ पत्तियां दिखाई गई हैं, यहाँ दिखाने का मुख्य उद्देश्य है उनमें शिलान्यास किस तरह का, और कुछ अन्य पत्तियां वहाँ दिखाई गई हैं, उसका भी कुछ उद्देश्य यह है कि उनकी जो लीफलेट्स कहते हैं, हिंदी उसकी हमको नहीं ध्यान में है। मैं चाहता हूँ जब हमारे विद्यार्थी के दोनों तरफ किस तरह से लगे हुए हैं और एक अनुपर्ण में फिनिशन या शिलान्यास किस तरह का है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक उचित समिति बनी हुई है, और ये बनी होने का कारण कुछ खास है। आगे हमने कुछ बात की है जो अंतरंग वस्तुएं होती हैं, जिनको इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले तो एक क्रिस्टल दिखाया गया है, खड़कोणीय स्फटक, खड़कोणीय स्फटक, वो भी हमारी प्रकृति का एक पार्ट है, प्रकृति का एक हिस्सा है, उसमें भी एक उचित समिति बनी हुई है। आगे हमने दिखाया हुआ है जब ऊपर से बर्फ गिरती है, जिन क्षेत्रों में बर्फबारी, पेंडुलम दिखाया गया है। अगर इसको किया पहले वो बीच में जाएगा फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधे वहाँ चला जाएगा या फिर बैक सीधे हो जाएगा। यहाँ पे भी समिति जो ऊर्जा से इसी तरह से संबंधित है वो बनी हुई है। और हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है, जहाँ सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो भी एक अस्थायी समिति बनाए होते हैं, समिति बनाए रखते हैं। और अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, यहाँ पे भी देखिए वही सिस्टम एडॉप्ट किया गया है जो सौर मंडल में पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि जो हमारी अंतरंग वस्तुएं हैं उनमें भी समिति पाई जाती है, और किसी कारण से वो निहित होती है। कारण की बात हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, हम सभी ये जानते हैं कि बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं अपने घोंसले बनाती हैं। उनका घोंसला कुछ इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, लेकिन वो जो धागे पिरोती हैं वो अनियमित नहीं होगा, और इसी कारण से वो एक उचित आकार दे पाती है जैसा कि वो चाहती है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये मधुमक्खी अपने छत्ते में किस तरह से शहद बना रही है। तो अगर हम मधुमक्खी के छत्ते या गौरैया के छत्ते की बात करें तो एक एक खंड का अनियमित नहीं होगा, वो हमेशा खड़कोणीय होगा, वो दिखाया गया है। और आप लोग अगर कभी घने जंगल में गए हो जहाँ बहुत पुराने पेड़ हों, जब पेड़ों को काट दिया जाता है उनका निचला हिस्सा जो है उसमें दीमक अपना घर बनाती है, और उन घरों का आकार कुछ इस तरह से होता है। तो वहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए दीमक कितनी छोटी होती है, लेकिन उसकी कृति, उसका क्रिएशन कितना सम्मितिपूर्ण है। तो इन 3-4 उदाहरणों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एनिमल बिट्स हैं, उनकी कृतियाँ हैं, वो भी एक उचित आकार में होती है, अनियमित नहीं होती, कोई न कोई सम्मिति निहित किए हुए रखी होती है, सजोए रखी है। आगे हम बात करेंगे अगर नहीं तो हम मंदिर है उसको दिखाया
दूसरा दिखाया है ताजमहल, तीसरा दिखाया हमने लाल किला, चौथा दिखाया है आईफेल टावर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, अंत में हमने दिखाया है मैसूर का किला। अगर इन कृतियों को देखें, हर किसी में एक उचित समिति बनाई हुई है। अगर ध्यान दिया जाए, ये सब इसकी परिकल्पना मानव ने कैसे की? विकास की कड़ी देखें तो मानव बाद में आता है, जीव जंतु पहले आते हैं। तो जीव जंतुओं की जो कृतियाँ थी, उनको देख के उनको नकल करते हुए मानव ने ये सब बनाया है। और हम लोग आम भाषा में आम तौर पर ये ये कृतियाँ, आर्किटेक्चर, ये सब हम लोगों ने कुछ देख के उसके सीखा है, फिर बनाया है। घरों में, महलों में, मंदिरों में जो सीढ़ियाँ बनती हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि समृद्धि पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे, किसी तरह से वो असम्मित न बन पाए। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ हमने दिखाया है कुछ आभूषणों को, हार को दिखाया है, कड़े को दिखाया है, इयरिंग्स दिखाया है और बाकी आप सभी जानते हैं कि एक नाक की भीड़ होती है। जब सुनार बनाता है उसको एक स्पेसिफिक विशिष्ट तरीके से वो बनाता है, और वो जब बनाता है तो इस बात का ध्यान रखता है सममिति पूरी तरह से बनी रहे। लेकिन अगर एक कड़ी गड़बड़ाती है उसे कहते हैं कि और उसका दाम कर तो बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों को भी स्वर्णकार इस बात का ध्यान रखता है। जैसे हार है, कहीं एक उसका टुकड़ा इधर से उधर हुआ तो वो साथ ही साथ किसी भी उसको देख कहीं पे भी थोड़ा सा भाग दाएं या बाएं हुआ वो अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाता है और उसकी भारी कीमत बनाने वाले को चुकानी पड़ती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे आभूषणों में भी सममिति पाई जाती है, और सममिति बरकरार रखने के लिए बनाने वाला बहुत ध्यान देता है कि किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। आगे हमने कुछ दिखाया है, जैसे दूसरा जो शर्ट पहने हैं, इस शर्ट के कपड़े में विशिष्ट पैटर्न रखा गया, रैंडम नहीं हो लाइन। या फिर जो कालीन है, हम कह सकते हैं हमारे भदोही में बना हुआ या जम्मू कश्मीर में बना हुआ, इसमें भी जो कारीगर हैं कितना महीन काम करते हैं कि सममिति पूरी तरह से बनी रहे। अगर थोड़ा सा भी दो चार धागे इधर उधर हो गए तो क्या होता है, असम्मित हो जाता है और उसकी डिमांड कम, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो सम्मित हमेशा बनाए रखते हैं। साथ में इधर भी दिखाया गया है, लहंगे का कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे भी जो कुछ भी कारीगरी की गई है इतनी महीन है कि महीन का मतलब सममिति बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अगर वो नहीं रहे तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। साथ में ही हम बनारस से हैं, काशी से हैं। काशी में साड़ियों का, बनारसी साड़ियों का कारोबार होता है और मुझे खुद अनुभव है कि कभी कभी मेरी पत्नी के पास जो 25,000 की साड़ियाँ हैं वो 6,000 में आ जाती है। कुछ परिचित लोग थे, मुझे बताते हैं यहाँ वो सिर्फ वही पहचान सकते हैं जो बना रहे हैं कि यहाँ ये धागा इधर उधर हुआ है, इसलिए 25,000 के बजाय मुझे 6,000। वहाँ पे भी क्या है, जो कारीगर काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखता है कि सममिति पूरी तरह से बनी रहे। बाद में हमने एक फोटोग्राफ डाला है, ये है एक चित्र डाला है ऋषि कपूर जी का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने चरम पे थे तो खास तरह का स्वेटर पहनते थे,
और इनकी स्वेटर में एक निश्चित रूप से अलग तरह का चेकर्ड पैटर्न। तो इसमें भी, इन कपड़ों में भी अगर सममिति थोड़ी सी गड़बड़ाई तो असम्मित हुआ तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है और वो नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखें अपने जीवन में ये यहाँ पे भी सिमेट्री का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए वो बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जवान होता है, जवान होने के बाद तो जब फिर कभी नहीं होता है कि बूढ़ा ही पैदा होता है, कभी नहीं होता जवान ही पैदा होता है। तो जीवन में भी नियमितता बनी हुई है और हम सभी संगीत के बहुत शौकीन होते हैं और किसी भी संगीत की लय आने पर पहचान लेते हैं कि इसका संगीतकार कौन है, इसने इसको कंपोज किया हुआ है। यहाँ हमने कुछ गाने का भी वो डाल रखा है, इस पर हम समय न देके सिर्फ ये कहना चाहेंगे, संगीतकार भी संगीत देने के पहले एक प्रॉपर एक निश्चित लय देता है और उसी लय के आधार पर हम पहचान पाते हैं कि ये किसका संगीत है, किसने इसको कंपोज किया हुआ है। हमारा सप्तक सिस्टम है, सारे गामा पध निसा, फिर सारे गामा पध निसा, वहाँ पे भी सममिति को बनाई रखी गई है। और तो और हम सब एक तरह से विज्ञान के विद्यार्थी हैं। हमारा जो आवर्ती चक्र है उसमें भी देखा जाए एक निश्चित गैप के बाद गुण जो है वो बदलते हैं। वहाँ पे भी सिमेट्री की वजह से ये चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डेविएट करेंगे कि नेचर में यहाँ पे ये करना चित्र होगा कि हमने देखा कि जहाँ पे सममिति बनी हुई है असम्मित हुई, सुंदरता उसकी कम हुई। जितनी ज़्यादा असम्मित होगी उसकी सुंदरता कम होती जाएगी। एक साधारण सा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सममिति का सुंदरता से गहरा संबंध है। जो चीज़ें ज़्यादा सम्मित होती है उतनी सुंदर होती है और जैसे जैसे सममिति कम हो, पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि सुंदरता को सममिति से संबंधित किया जा सकता है। दूसरी बात आती है एनर्जी। कोई यहाँ पे इस चित्र में हमने कुछ संरचनाएं दिखाई है। तो पहला तो है ये ट्यूब। और अगर आप ट्यूब को ठीक से देखें, घन को ठीक से देखें तो इसमें कुछ एपेक्स हैं, वर्टेक्स हैं, कुछ जो है इसमें एजेज हैं और फेसेस। आप देखिए इन सभी संरचनाओं में 8 वर्टेक्स या कोने हैं और 1 फेसेस, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 आगे, 2 पीछे, 1 फेसेस। साथ में ही एजेज जो 2 फेसेस को जोड़ रहे हैं। पहली जो संरचना और सभी के साथ ये एक ही बात है, सभी में नंबर 1 अंतर सिर्फ इतना है कि पहले में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर, दूसरे में
चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर है, लेकिन लंबाई ज़्यादा है। और तीसरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इस किताब में एक गुड मॉडल, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज, ये एकदम अलग है, ये इसके बराबर है। इसको हम अलग अलग सतहों पे रख के देख सकते हैं। जब ये या ये लंबाई का काम करेगी, ये चौड़ाई का काम करेगी, ये ऊंचाई का काम करेगी, तब ऊर्जा कुछ होगी। लेकिन जब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे दो केसेस आएंगे। मतलब यहाँ पे 4 ऐसी, अगर देवी देखें, 4 दशाएं ऐसी यहाँ की ऊर्जा बराबर है, 2 ऐसी है जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि उनको 2 स्तर मिलेंगे। पहले स्तर पे 4 दृष्टि आराम करने वाली पोजीशन का, और दूसरे में 2 आराम करने वाली पोजीशन का। अगर हम तीसरे केस पे जाएं, जहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, 6 आराम करने वाली दशाएं हैं, तो इन 6 दशाओं में चाहे आप ए को लीजिए, चाहे बी को लीजिए, चाहे सी को लीजिए, कोई भी उसमें ऊंचाई का काम करेगी, और 6 दशाओं में ऊर्जा बराबर होगी। 6 दशाओं में ऊर्जा बराबर होगी, मतलब एक ही एनर्जी लेवल है। यहाँ पे दिखाया गया है 6 बराबर है, यहाँ पे 2 लेवल है, तो यहाँ पे 3 लेवल। और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, सबसे ज़्यादा तीसरे केस में, उसके बाद दूसरे में, और सबसे कम पहले केस में। तो क्या अंतर है? दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। इन सारी संरचनाओं की में कुछ समानताएं हैं, और समानताएं सिर्फ इनकी भुजाओं से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहले में तीनों बराबर है, दूसरे में 2 बराबर है, तीसरा अलग है, और तीसरे में तीनों अलग अलग है। अब अगर हम बात करें इनके रेस्टिंग पोजीशन की, तो इस किताब को हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगा, ये लंबाई का काम करेगा, और ये चौड़ाई का काम करेगा, तीनों अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इसको इस सतह पर आराम दें, इस सतह पर अगर हम इसकी रेस्टिंग पोजीशन रखें, ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा, और ये ऊंचाई का काम करेगा। और आप सभी जानते हैं कि जब हम विभव ऊर्जा की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसको देते हैं mgh, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, mgh। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे देखें तो इसकी ऊंचाई इतनी ही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, ठीक है। इस केस में हमारी ऊंचाई की वैल्यू, ऊंचाई का मान कम है, तो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसकी जो विभव ऊर्जा होगी कुछ आएगी। अब दूसरी बात सोचिए कि अगर हम इस सतह के बजाय इस सतह पे रखें तो क्या होगा? सेम होगी, ऊंचाई तो बराबर है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो हम चाहे इस सतह पे रखें चाहे इस सतह पे रखें, दोनों में विभव ऊर्जा बराबर होगी, mgh की वैल्यू बराबर होगी, उसका मान बराबर होगा। लेकिन ये भी तो एक फेस है,
ये भी तो एक फेस है। यहाँ पे जो पहले की ऊंचाई थी वो चौड़ाई का काम कर रही है, ये लंबाई का काम कर रही है, ये ऊंचाई का काम कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इस सतह पर इसको रखते हैं, कल्पना करें कि इस सतह पे इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन है ऐसे, क्या पहले की ही तरह इसकी विभव ऊर्जा होगी या अलग होगी? अलग होगी। इसमें H की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, H की वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले में दो सतहों की जो विभव ऊर्जा थी वो तो दोनों की बराबर होगी। अब इस पर रख रहे हैं या हम इस सतह पर रख रहे हैं, इसको आराम दे रहे हैं, इन दोनों केस में भी उसकी ऊर्जा, विभव ऊर्जा बराबर होगी। H दोनों के लिए बराबर है। तो पहले में दो लेवल, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर, ऊर्जा बराबर। दूसरे में दो, लेकिन दोनों की ऊर्जा बराबर। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम ऐसे रखें। अब हाइट जो है, ये जिसको पहले केस में हम चौड़ाई बोल रहे थे, ये हाइट का काम करेगी, ये लंबाई का काम कर रही है, ये चौड़ाई का काम कर रही है। ठीक है, तो हम इसको इस सतह पर रख सकते हैं या इस सतह पर रख सकते हैं, और दोनों बार इसकी ऊर्जा बराबर ही रहेगी, लेकिन दो। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस तरह के सिस्टम में जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है, ये जो तीसरा केस यहाँ दिखाया गया है, तो ये ऊर्जा सतह मिलेगी जिसमें दो की बराबर होगी, फिर अगले दो की बराबर होगी, फिर अगले दो की बराबर होगी। अगर यहाँ से हम यहाँ आ जाए, हमारे पास ये मॉडल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कल्पना ये कर रहे हैं कि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, जहाँ पे कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा सममित है, सममिति इसमें सबसे ज़्यादा है। और अगर सममिति सबसे ज़्यादा है, ऊर्जा उसकी सबसे कम है, ऊर्जा उसकी सबसे कम है। दूसरे में जाएंगे तो पहले से कम सममित है ये। तो यहाँ पे देखिए कि दो ऊर्जा स्तर मिल रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, 4 के बराबर का 2 और 2 के बराबर का 1। तो इसकी ऊर्जा कम हुई कि ज़्यादा हुई? पहले से ज़्यादा। तो अंतर कहाँ से आया? पहला पूरी तरह से सममित था, दूसरे की सममिति पहले से कम है। तो अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे में जहाँ की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, वहाँ पे 3 ऊर्जा के स्तर मिल रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं और ज़्यादा ऊर्जा के। हम यहाँ से क्या, बहुत छोटे से उदाहरण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर सममिति ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व ज़्यादा होगा, स्थायित्व ज़्यादा होगा। अगर सममिति कम होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्थायित्व कम होगा। तीसरे में सबसे कम अस्थायी होगा, ऊर्जा उसकी सबसे ज़्यादा होगी। हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सममिति का संबंध ऊर्जा से ही है। अगर सममिति ज़्यादा है तो ऊर्जा उस पर्टिकुलर वस्तु की कम होगी, सिस्टम की कम होगी और ज़्यादा होगी। अगर सममिति कम है, ऊर्जा ज़्यादा होगी, अस्थायी कम। तो अगर बहुत अंतर है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उसका स्थायित्व बहुत कम होगा, इसलिए नहीं रह सकते हैं।
तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग सभी जानते हैं मीथेन। मीथेन CH4, जिसमें कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम है, CH बॉन्ड बराबर है, HCH कोण बराबर है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और दूसरे में क्या किया गया है कि इसमें एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिया गया, Cl से बदल दिया गया है। बाकी में कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड है। तीसरे में क्या किया गया है, एक 2 हाइड्रोजन को बदल दिया गया Cl से और 2 हाइड्रोजन वैसे की वैसे हैं जैसे कि पहले। हम यह बात कर रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई अणु है, उसमें हम एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु से बदल दें तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि जो सममित हैं उनके कुछ अवयव होते हैं और कुछ फलक होते हैं। तो हम अगर पहले मॉलिक्यूल